जनता के साथ धोखा हुआ। उस पार्टी के जो सदर थे जिन्होंने उनको टिकट दिया एक भरोसा करके, उनके साथ धोखा हुआ। कल यहाँ के विधायक जी एआईएम से लड़े, उसको तब लग रहा था एआईएम बहुत अच्छा है, बाद में वो राजद में चले गए तो राजद का गुणगान कर रहे हैं। कल अगर जदयू में चले जाएंगे तो वहां गुणगान करेंगे। तो मैं टिकट किसको देंगे, कहां से किसको लड़ाएंगे, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है इस चीज को। जी एआईएम से छोड़ करके चले गए थे तो बोला कि हम लोग सत्ता में नहीं थे तो सत्ता में जा रहे हैं ताकि विकास का रफ्तार में तेजी आए। एक घर तक नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री के पास। जब भी नीतीश कुमार जी इधर से उधर गए हैं तो बिहार के हित के लिए गए हैं, बिहार के विकास के लिए गए हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉक। हमारी मौजूदगी एक ऐसे नेता के साथ हैं जो जदयू से जुड़े हुए हैं और बहादुरगंज की सरजमीन का बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ भी हैं। जनाब एहतसाम अंजुम साहब हमारे साथ है। सबसे पहले दी गगन टॉक के इस प्लेटफॉर्म में पहली बार हम आपका वेलकम, खैर मकदम स्वागत करना चाहेंगे। आपका यूट्यूब चैनल द गगन टॉप का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बेहद खुशी है कि आज मुझे पहली बार आपका द गगन टॉप यूट्यूब चैनल में अपना इंटरव्यू देने का मौका मिला। शुरुआत हम यहाँ से करना चाहेंगे कि अनकरीब ही 2025 अब साल नहीं बल्कि कुछ चंद माह बचे हुए रह गए, तो ऐसे में जदयू की क्या तैयारी है और एहतसाम अंजुम की क्या तैयारी है? देखिए, ऑलरेडी हम लोगों की तैयारी तो बहुत पहले से है और हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। जहां तक रही कि जदयू की तैयारी, ये सीट आप अगर देखें तो 2005 जदयू के खाते में, 2010 जदयू के खाते में, 2015 में जदयू हमारा महागठबंधन के साथ रहने के कारण यहाँ जदयू चुनाव नहीं लड़ी थी। पिछले चुनाव 2020 में जदयू में कोई उम्मीदवार कह लीजिए कि नहीं था यहाँ पर, तो इस कारण से ये सीट वीआईपी में चली गई थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये सीट जदयू के खाते में था और इस बार फिर जदयू यहाँ से लड़ेगी चुनाव और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और ये चीज तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि टिकट किसको देंगे, कहां से किसको लड़ाएंगे, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है इस चीज को। अगर जदयू के खाते में सीट आया और एहतसाम अंजुम साहब को जो है वो टिकट मिलता है, तो ऐसे में वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिन्हें आप, दो तरह के मुद्दे होते हैं, एक मुद्दे वो होते हैं जिन्हें बोलने के बाद उन्हें हल भी किया था और एक मुद्दे जो हवा फायरिंग का होता है, तो मैं चाहूंगा आप कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप यहाँ लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री है बिहार में, और आज से 20 साल पहले इस बिहार का क्या हाल था और आज बिहार किस मुकाम पर खड़ा है। और इसके लिए बताने की जरूरत नहीं कि हम लोग बोलते हैं, हम लोग जब बोलते हैं तो उसको करते भी हैं। और यहाँ से जब जदयू के विधायक रहे हमारे मुजाहिद साहब, हमारे पूर्व मंत्री ठाकुरगंज के पूर्व विधायक जनाब नौशाद साहब, अब दोनों का इलाका देख लीजिए, चीता जागता मिसाल है आपके सामने। उचादामन में आज देख लीजिए असुरा घाट बनने जा रहा है, चैनपुर वाला डैम देख लीजिए। मतलब जिस तरह जहां पर काम हो सका है, हमारा जो नारा है न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, जस्टिस फॉर डेवलपमेंट, इस मामले में कभी नीतीश कुमार जी किसी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और इस पर अडिंग है। और आगे भी जब हम लोगों को मौका मिला तो बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत कुछ होना है, हम लोग इस पर काम करेंगे। और आज बहादुरगंज और जगह में कुछ काम नहीं होने का कारण ये भी है कि यहाँ से सत्तारूढ़ का दल का विधायक नहीं होता है। क्या हवाला दिया था पिछले बार जब विधायक जी एआईएम से छोड़ करके चले गए थे तो बोला कि हम लोग सत्ता में नहीं थे तो सत्ता में जा रहे हैं ताकि विकास का रफ्तार में तेजी आए, विकास को एक रफ्तार मिले, यही होता है असल में। तो हम लोग अगर जब टिकट होगा और इंशाल्लाह अवाम ने चाहा तो चुनाव जीतेंगे भी, तो फिर विकास के लिए बहुत काम है, बहुत चीज बाकी है। सिर्फ हवा हवाई बोलना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, बस शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा ही काम करने की जरूरत है, हेल्थ के सेक्टर में हो, बहुत सारी काम अभी और होना है यहाँ पर। एक बात निकल कर आई कि जो 4 एमआईएम से जो लोग जीते थे अब वो राजद के नेता हो चुके हैं। जब बात निकली तो हम इस पर ही पहले थोड़ा सा 2 शब्द बोलना चाहेंगे। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? फायदा हुआ इलाके के लिए, नुकसान हुआ? इलाके को इससे कोई फायदा भी नहीं हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये बल्कि इतना हुआ कि अवाम ने, जनता ने जो आपको माइंडेड दिया, उस जनता के साथ धोखा हुआ।
उस पार्टी के जो सदर थे, जिन्होंने उनको टिकट दिया एक भरोसा करके, उनके साथ धोखा हुआ। अवाम को इससे ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, कुछ नहीं। बस जहां तक मैं समझता हूं कि अवाम को धोखा ही मिला, क्योंकि जब आदमी किसी को वोट देता है तो वो चुनाव, लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि अवाम के वोट से जीतता है। तो अवाम वोट दिया, अपना बहुमूल्य कीमती वोट, तो आपको एक बार उससे राय शुमारी करके फिर जाना था। तो मुझे लगता है कि इससे फायदा नुकसान कुछ हम नहीं खा सकते हैं। फायदा नुकसान कुछ। यहीं पर एक बात है, ये भी निकल कर सामने आती है कि पिछला बयान भी आपका थोड़ा सा हार्ड था चारों विधायक को लेकर, जो एमआईएम छोड़ करके राजद में चले गए हैं। तो आप जिस पार्टी से है नीतीश कुमार जी, लगातार पार्टियों का जो बदलने का जो है रिकॉर्ड उनके नाम है। जनता ने मैंडेट बीजेपी का दिया लेकिन वो चले गए महागठबंधन की तरफ। जनता ने मैंडेट उनको महागठबंधन का दिया लेकिन वो चले गए बीजेपी की तरफ। तो एक तरफ जो लोग एमआईएम छोड़ के गए हैं उन्हें कुछ शब्दों से आप नवाजते हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी भी जो आप ही के पार्टी के वो लगातार करते हैं। दोनों के इस गैप को, दोनों को किस तरह से अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, मैं जहां तक ये समझता हूं कि ये तो बड़े नेता फैसला लेते हैं इस पर, और आप जहां तक कहते हैं कि दल बदल, तो बहुत बार नहीं, बहुत पार्टियों के साथ नहीं। अब 2 बार ही कह सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री को कि इधर से उधर गए। एक बार महागठबंधन के साथ चले गए, एक बार अपने एनडीए के साथ चले गए। और आप 20 साल के कार्यकाल में देखें तो 18 साल या 16 साल आप कहें तो वो एनडीए के साथ ही रहा है। जब भी नीतीश कुमार जी इधर से उधर गए हैं तो बिहार के हित के लिए गए हैं, बिहार के विकास के लिए गए हैं। आज अगर वो एनडीए के साथ है, रमेश भाई, मैं पिछले इंटरव्यू में यही बात कहा था कि एनडीए के साथ नहीं रहने से, भाजपा की केंद्र में सरकार है, एनडीए की केंद्र में सरकार है, केंद्र के साथ मिलकर नहीं रहने से क्या जो बिहार में चौमुखी विकास हो रहा है, चाहे वो फ्लाईओवर हो, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अब हेल्थ के सेक्टर में हो, जितना काम हो रहा है, तो ये काम संभव नहीं है कि केंद्र के बगैर। तो नीतीश कुमार जी जहां भी हैं हमारे लिए। आप एक चीज और देख लीजिए, आज आप राजद में देख लीजिए, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेजस्वी जी विपक्ष का नेता, तेज प्रताप विधायक मंत्री, बहन राज्यसभा, बहन एमपी, एक बहन चुनाव लड़ी, सारण से हार गई कुछ वोटों से। तो पूरा परिवारवाद का कुंभा वहां पर है, उसको अपना परिवार देखना है। नीतीश जी का एक बेटा है, अगर वो चाहे, जो दूसरे को बनाता है, आज तक अगर वो चाहते तो अपना बेटा को राज्यसभा भेज देते। मान लीजिए कि लोगों के बीच नहीं रहते, लोगों के बीच जितना कठिन होता, राज्यसभा तो भेज ही सकते थे, एमएलसी बना देते। लेकिन आज तक वो अपने बेटा को किसी प्रयोग, मतलब बल्कि यूं कहे कि राजनीति से कोसों दूर है। एक घर तक नहीं है आदरणीय मुख्यमंत्री के पास, साधारण जिंदगी। आप उठा करके देखिए नीतीश कुमार जी का इतिहास, तो वो आदमी जो कुछ किया है बिहार के लिए किया है। 2020 में भी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो आप एहतसाम अंजुम के एक बहुत बड़ा तबका है बहादुरगंज में जो ये ख्वाहिश रखता है दिल में कि एहतसाम अंजुम साहब विधानसभा की जो है चुनाव में और वो आपके लिए करना चाहते हैं, आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन 2020 में भी समीकरण ऐसे नहीं बने, आप चुनाव के मैदान से नहीं आए। और 25 में जो है अगर आपको जदयू टिकट नहीं देती है तो इस बार भी आप पार्टी के साथ रहेंगे। तो फिर समर्थक जो आपके जो ये चाहते हैं कि एहतसाम अंजुम चुनाव लड़े, तो दोनों में से किसको खुश करेंगे आप? मेरे समर्थक जो भी मुझे चाहते हैं, जो इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे उस मुकाम पर देखना चाहते हैं, तो मैं आज जो कुछ भी हूं तो उन्हीं के बदौलत हूं। और आगे जो 2025 की बात बोले कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, तो मैं अपने लोगों के साथ बैठ करके, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, सभी पंचायत के लोग, मेरे विधानसभा के लोग, उनसे बैठ करके वो लोग जैसा कहेंगे मुझे, मैं उसके कहने पर तैयार हूं। कह देंगे चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। आपके सोशल मीडिया तमाम चीज़ों को मैं आने से पहले मैंने एक चीज़ वॉच किया आपका, और मैंने अक्सर जो होता है कि जेडीयू और एमआईएम के जो नेता होता है उनमें से कटाव जो होता है काफ़ी अलग तरीका होता है। लेकिन एहतसाम अंजुम के अधिकतर पोस्ट में मैंने देखा कि एमआईएम वाले जो है, जो काफ़ी आक्रोशित लड़के हैं, वो भी आके आपकी प्रशंसा ही कर रहे हैं। तो मैं इसको ज़रा समझना चाहूँगा। हाँ, ये एक देखिए, मैं कभी किसी पार्टी को भी, देखिए पार्टी क्या है, कल यहाँ के विधायक जी एआईएम से लड़े, उसको तब लग रहा था एआईएम बहुत अच्छा है, बाद में वो राजद में चले गए तो राजद का गुणगान कर रहे हैं। कल अगर जदयू में चले जाएंगे तो वहां गुणगान करेंगे। तो मैं व्यक्तिगत या किसी पार्टी के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं। मेरी ये आदत शुरू से रही है, मैं किसी आदमी को व्यक्तिगत टारगेट, मेरे दिल में जो होता है
मैं राजनीति करता हूं, लेकिन उस तरह का राजनीति नहीं करता हूं, बहुत गिर करके कि किसी को एकदम गलत बोल देना या कुछ कर देना। तो शायद इसलिए मुझसे सभी लोग मोहब्बत करते हैं, और मैं उस मोहब्बत का, उन लोगों का, सभी का कर्जदार हूं। और आगे जब भी मौका मिलेगा तो मेरे साथ, मैं एक चीज वो भी देखता हूं, मैं भी कभी कभी इस चीज पर देख रहा हूं, एक आध कमेंट कोई गलती से कुछ इधर उधर कर देता है तो मैं उसको देखना चाहता हूं, तो पता चलता है कि वो फेक आईडी वाले लोग हैं, और वो किसी न किसी कैंडिडेट जिनके अंदर ये हिम्मत नहीं हो, तो वो भी चाहता है कि इंतजाम अच्छा है, लेकिन किसी भी के दबाव में आकर के वो कुछ अनाप शनाप लिखता है, तो मैं ऐसे लोगों को नजरअंदाज करता हूं। और मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप फेक आईडी का सहारा न लेकर के मुझे रियल आईडी से लिखे, मुझे पता चलेगा कि आप कौन है, उससे मैं अपने आप को, मेरे अंदर कुछ कमियां अगर होगा तो मैं उसको सुधार करूंगा। मैं उसको गाली नहीं दूंगा, गाली के बदले में मैं अपने आप में सुधार करूंगा। अगर मेरे अंदर कुछ कमी है, इंसान हो सकता है कुछ मुझसे भी गलती हुई हो, तो उसे सुधारने तो उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि हर तरफ आपने जो है अपना एक जो है अपनी एक छाप रखी है इंसानियत का, कहे कि अगर पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो एक रास्ता जो है हर तरफ बचाव आ रहा है। नहीं, हर तरफ बचाव नहीं, मुझे पिछले बार भी बहुत लोग कहे कि AIM में आ जाइए और पार्टी में चले जाइए यहाँ, लेकिन मैं शुरू से, मैं आज तक पहला पार्टी जदयू का सदस्यता लिया हूँ। पिछले चुनाव में तो मैं जदयू का सदस्य भी नहीं था। हमारे जो सीमांचल के नेता हैं, चुनाव हार जीत लगी रहती है। मनमोहन जी भी चुनाव हार गए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री रहे, और बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे, उसको आप नहीं कह सकते हैं इधर उधर। तो मनमोहन सिंह जी भी लोकसभा का चुनाव हार गए थे। तो हमारे किशनगंज के जो आज भी मैं मानता हूं जो नेता है, जो अवाम के दुख और दर्द को बहुत बारीकी से देखता है, उस पर अध्ययन करता है, एक एक बात को सुनता है लोगों का, जो कोचादामन के पूर्व विधायक, हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब, तो मैं उनके साथ हूं। जब वो चुनाव MLA थे उनके टाइम में मैं जुड़ा था, जितना मजबूती से उनके साथ था। जब वो चुनाव हार गए तो कहीं मैं उससे ज्यादा मजबूती के साथ आज भी उनके साथ मैं खड़ा हूं। लेकिन बाकी नेता जो और है वो भी मेरे दुश्मन नहीं है। राजनीतिक विरोधाभास हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारे कोई दुश्मन मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लेकिन कार्यकर्ता भी दुश्मन नहीं है हमारा किसी पार्टी की। चलिए, एक बेहतर संदेश निकल कर सामने आया कि मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, किसी से किसी का जो है जाति वो नहीं होता है। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बहादुरगंज विधानसभा में थोड़ा लौट जाते हैं, जदयू से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहेंगे। 16 साल हमने एक राज देखा बहादुरगंज में, और उसके बाद एक समय ऐसा लग रहा था कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन एक बहुत बड़ा सवाल बनकर था बहादुरगंज में, और बहादुरगंज वालों ने चाहे क्रेडिट हम MIM को दे या फिर यहाँ के अवाम को दे, लेकिन हम लोगों ने वो किया। अब जो मौजूदा विधायक उनके लोगों द्वारा आप देखेंगे तमाम तरह भाषण स्पीच में कहा जा रहा है कि बहादुरगंज बदल रहा है। तो मैं चाहूंगा निष्पक्ष तरीके से एहतसाम अंजुम, चूंकि एहतसाम अंजुम से मैं जब भी मिला, एक नेता की तरह सरकार आप दिल की बात करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो निष्पक्ष तरीके से बात कीजिए, क्या बहादुरगंज में कुछ बदलाव नजर आया आपको? देखिए, विकास तो पहले देखिए, ये काम जो है ना, जैसे कभी हमारे विधायक जी अक्सर बोलते हैं कि बहादुरगंज टेढ़ागाछ रोड जो 218 करोड़ की लागत से बनने जा रही है, तो ये कोई विधायक जी का विधायक राशि से नहीं बनने जा रही है, बिहार सरकार का पैसा है। लेकिन है बिहार सरकार का, जरूर उसके लिए आवाज उठाना पड़ता है। मैं 15-16 साल जब हम लोग तौसीफ साहब को देखते थे, तो मैं कभी उसको विधानसभा में बोलते हुए नहीं देखा हूं। और अंजार साहब में एक बात तो बदलाव के साथ एक चीज तो बदला है कि वो विधानसभा के अंदर अपनी बात को रखते हैं, चाहे वो 40 सेकंड 50 सेकंड जो उनके समय उनको मिलता है विधायक जी को, उस बात को रखते हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो, समस्या हो, उस बात को रखते हैं। तो एक चीज तो फर्क है। पंचायत प्रतिनिधियों की अगर हम बात करें, चूंकि एक रीढ़ की हड्डी होती है, कहा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती जो राज की जो व्यवस्था बनाई गई थी महात्मा गांधी का एक अपना एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन बीते कुछ सालों से खास करके हम वार्ड सदस्य की बात करें, उनसे फंड से वंचित करके रखा है। चूंकि जदयू वाले आप इसके लिए कभी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, चूंकि जो वार्ड सदस्य होते हैं बड़े नीचे तबके के वो जो है नेता है। पंचायत में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा काम बचा हुआ है रवीश भाई। पंचायती राज को जो सही उसको काम और दिशा दिया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिए। और आज आप देखते होंगे कि पंचायत का मुखिया बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए लोग लाखों लाख रुपया खर्च करते हैं रवीश भाई, ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी लग रहा था कि पंचायत में भी कुछ कामों से अभी उन लोगों का शायद मेरे ख्याल से मुखिया लोगों का कल के दिन में बिहार सरकार के खिलाफ धरना वगैरह भी है पटना में। तो वो लोग कहते हैं कि धरना जरूर दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी हम लोगों उन्हीं से, मेरे कुछ मुखिया संघ के अध्यक्ष से भी बात हुई, तो वो लोग कहते हैं कि धरना जरूर लोग देने जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग जो कुछ किए और जितना पंचायत में काम किए, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस काम को कर सकते हैं, दूसरे से हम लोग को उम्मीद नहीं है। मेरी लगातार बात हो रही है इस मामले में। और पंचायत के मेंबर लोग जो आप बोले, एक
और हर आदमी को आप कितना दे दीजिए, ख्वाहिश तो आदमी का लामहदूद होता है। तो वही है कि आदमी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो पंचायत के लिए, मुखिया के लिए, मेंबर के लिए और आम जनता के लिए जितना काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर और कोई कर सकता है।